हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे एकाधिकार या जिसे मोनोपोली बोला जाता है। हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर एक प्रकार हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन किया था, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। उसका दूसरा प्रकार है मोनोपोली या एकाधिकार। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर होती है उसका जस्ट उल्टा एकाधिकार होता है। वहाँ पर हमने देखा कि वस्तु को खरीदने वाले बेचने वाले बहुत होते हैं, वस्तुएं समरूप होती हैं। यहाँ क्या होगा, वस्तु को बेचने वाला बहुत सी बजाय एक ही होगा, वस्तुएं समरूप की बजाय कैसी होंगी, वस्तुएं सिंगल होगी, उसके स्थानापन्न होंगे ही नहीं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो उसकी जस्ट उल्टी कंडीशन होती है। तो आप हेडिंग लगाइए मोनोपोली या एकाधिकार। और शुरुआत में हम इसमें देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो एकाधिकार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर वस्तु का जो विक्रेता होता है वो अकेला ही होता है। उसको वस्तु की पूर्ति के ऊपर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उसके कोई कंपटीटर नहीं होते हैं, उसके कोई स्थानापन्न नहीं होते हैं। यानी एक तरह से प्रतियोगिता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो लिखिए मोनोपोली की विशेषताएं, एकाधिकार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। पहला लिखिए, स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है। एकाधिकार के अंदर ऐसी वस्तुएं जो प्रतिस्थापित कर सके उनका अभाव पाया जाता है। अगर स्थानापन्न वस्तुएं होंगी तो फिर एकाधिकार कैसे होगा। एकाधिकार तो तभी संभव है जब कोई प्रतियोगिता के अंदर वस्तु हो ही ना, तो स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होता है। दूसरी विशेषता, वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। मांग की लोच शून्य होने से क्या है कि जो वस्तु की डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो उसके अंदर है, परिवर्तन की जो संभावनाएं होती हैं वो कम होती है, तभी तो मोनोपोली बनेगी। तो ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। उद्योग और फर्म एक ही होते हैं। हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर देखा कि एक जैसे काम करने वाली छोटी छोटी फर्में होती है, उनको मिलकर उनका उद्योग बनता है। जब यहाँ पे दूसरी फर्म ही नहीं है, स्थानापन्न वस्तुएं ही नहीं है, तो फिर फर्म या फिर उद्योग दोनों एक ही चीज हुए ना। चाहे इंडस्ट्री बोले चाहे फर्म बोले, दोनों क्या होता है आपका, एक ही होता है। अगर बहुत सी फर्में होंगी तो फिर मोनोपोली कहाँ रही। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म होती है और उद्योग होता है। बहुत सारी फर्में जो एक समूह के अंदर होती है, एक जैसा उत्पादन करते हैं, एक जैसा कार्य करती हैं, उनको उद्योग बोला जाता है सामूहिक रूप से। लेकिन यहाँ पे तो उत्पादक है कौन, एक ही है। पूर्तिकर्ता कौन है, एक ही है। तो वही तो उद्योग है और वही फर्म। नेक्स्ट देखिए, दीर्घकाल में भी एकाधिकारी असामान्य लाभ कमा सकता है। हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर देखा कि उसे असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि हो सकती है। एकाधिकारी के अंदर व्यक्ति लाभ ही कमाता है क्योंकि वो एकाधिकार में ही है, तो हानि होने की संभावना तो बहुत कम बच जाती है। लेकिन हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर यह भी देखा था कि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ता है तो और फर्में प्रवेश करेंगी, और फर्में प्रवेश करेंगे तो पूर्ति बढ़ती है, पूर्ति बढ़ने के कारण कीमतें कम होती है, और जो असामान्य लाभ होता है वापिस सामान्य लाभ क्यों हो जाता है। तो अल्पकाल में तो ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर आप सब कुछ कमा सकते हैं, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर दीर्घकाल में हम केवल सामान्य लाभ कमा सकते हैं, जो कि आपको पीछे के लेक्चर के अंदर डिटेल से बताया गया था। जबकि एकाधिकार के अंदर आप जो दीर्घकाल है उसके अंदर भी एक एकाधिकारी असामान्य लाभ कमा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु का पूर्तिकर्ता वो एक अकेला है। तो दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ कमा सकता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर आप केवल अल्पकाल में असामान्य लाभ कमा सकते हैं, दीर्घकाल में आप केवल सामान्य लाभ ही कमा सकते हैं। साथ साथ दोनों को कंपैरिजन करके इसलिए बताया जा रहा है कि जब कई बार सवाल में पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर बताइए, तो आप इनको साथ साथ कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव वे में इसको स्टडी करते हुए चलिए। नेक्स्ट है आपका मूल्य विभेद अपना सकता है। मूल्य विभेद से क्या से, अलग अलग जगह पर वस्तु का अलग अलग मूल्य होना। सपोज दैट राजस्थान में वस्तु का अलग मूल्य है, हरियाणा के अंदर अलग रेट पे बेची जा रही है, पंजाब के अंदर अलग रेट पे बेची जा रही है। तो ये केवल एकाधिकारी कर सकता है, पूर्ण प्रतियोगिता में ये संभव नहीं हो पाता। तो ये क्या करता है एकाधिकारी, अपनी जो वस्तु है उसकी अलग अलग जगह अलग अलग मूल्य निर्धारित करके अपने लाभ को अधिकतम करता है। तो मूल्य विभेद ये अपना सकता है। नेक्स्ट, मांग वक्र गिरता हुआ होता है। एक एकाधिकारी का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। मांग वक्र के गिरते हुए हमेशा से क्या है कि अगर एक एकाधिकारी को अपनी वस्तुओं की पूर्ति अधिक करनी है, सप्लाई बढ़ानी है, तो उसके पास क्या तरीका होगा, वो क्या करेगा, प्राइस डाउन करेगा, कीमत कम करेगा, उसे अधिक वस्तुएं बेचनी है।
तो कीमत कम करके वो क्या करता है, अधिक वस्तु बेचता है। तो कीमत कम होने से क्या होगा, उसकी वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, गिरता हुआ या ऋणात्मक ढाल वाला होता है, क्योंकि कीमत कम करके वो अधिक वस्तु बेच सकता है और अपनी वस्तु की मांग बढ़ा सकता है ताकि वो अपनी अधिक पूर्ति संभव बना सके। तो ये है इसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती, वस्तु की मांग रोज शून्य होती है, उद्योग और फर्म एक ही होते हैं, दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ कमा सकता है, मूल्य विभेद अपना सकता है और मांग वक्र कैसा होता है, गिरता हुआ होता है। तो ये है इसकी प्रमुख विशेषताएं मोनोपोली। अब बात करते हैं मोनोपोली के ऑब्जेक्टिव्स क्या है या उद्देश्य क्या है मोनोपोली के। तो एक बात हमारे सामने आती है, वस्तु को बेचने वाला एक ही है तो उसका टारगेट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा वो। तो एकाधिकारी का भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना। तो इसका उद्देश्य लिखिए, कुल लाभ को अधिकतम करना। अब कुल लाभ को अधिकतम करने से क्या सब, प्रति इकाई क्यों नहीं, एकाधिकारी का उद्देश्य प्रति इकाई लाभ को अधिकतम करने की बजाय कुल लाभ को अधिकतम करना होता है, यानी पर यूनिट की बजाय वो टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है। ऐसा क्यों, सपोज दैट आपने अपनी वस्तु की, आप एकाधिकारी और आपने अपनी वस्तु की कीमत ऊंची निर्धारित कर दी ताकि आपको लाभ ज्यादा हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है लाभ कमाने का। लेकिन जब आप मूल्य ज्यादा रखते हैं तो आपकी क्वांटिटी सेल कम होती है। अब जो टोटल पर यूनिट तो आपने कॉस्ट बढ़ा दी और आपका प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन आपकी क्वांटिटी सेल कम हो रही है, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो तो नहीं बढ़ रहा है। अब सपोज दैट आपने कीमत कम निर्धारित कर दी, आपकी क्वांटिटी ज्यादा सेल होने लगी, आपकी वस्तु की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। अब जो पर यूनिट तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन टोटल के रूप में आपकी क्वांटिटी ज्यादा सेल होने के कारण आपको लाभ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक एकाधिकारी का उद्देश्य होता है कुल लाभ को अधिकतम करना, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, ना कि प्रति इकाई लाभ। जरूरी नहीं है कि आपका प्रति इकाई लाभ ज्यादा हो तो आपका कुल लाभ भी ज्यादा हो, तो आप कम लाभ कमाकर अधिक इकाइयां बेचकर भी टोटल प्रॉफिट अधिक कर सकते हैं। तो एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, कुल लाभ को अधिकतम करना, ना कि प्रति इकाई लाभ, क्योंकि प्रति इकाई कम यूनिट सेल होगी और ज्यादा करके वो क्या कर सकता है, ज्यादा लाभ कमा सकता है। अब एक बात आती है कि जब एकाधिकारी का पूर्ण नियंत्रण होता है तो क्या वो सर्विस है मार्केट का, मांग पूर्ति कीमत सब क्या वही निर्धारित करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एकाधिकारी क्या कर सकता है, या तो वस्तु की पूर्ति को निर्धारित कर सकता है, सप्लाई को, या वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सकता है। दोनों चीजें वो एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है, भले ही वो एकाधिकारी है, मोनोपोली है उसकी, वो चाहे वैसा कर सकता है, उसका कोई स्थानापन्न नहीं है, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन दोनों चीजें नहीं कर सकता वो एक साथ। कैसे नहीं कर सकता, वो या तो सप्लाई को फाइनल करेगा या कीमत को फाइनल कर सकता है। यानी एकाधिकारी मूल्य और पूर्ति दोनों एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, अब सपोज दैट उसने क्या की, पूर्ति को निर्धारित कर दिया, इतनी सप्लाई करनी है, तो उसने जैसे ही पूर्ति को निर्धारित किया तो अब कीमत कैसे बनेगी, बाजार के अंदर सप्लाई तो आ गई, कीमत क्या है, तो कीमत कैसे निर्धारित होती है, मांग के अनुसार निर्धारित होती है। मांग ज्यादा है तो कीमत ज्यादा कर देगा, मांग कम है तो कीमत को कम कर देगा। यानी उसने किसको फाइनल किया, पूर्ति को। अब मांग के अनुसार कीमत स्वतंत्र है बढ़ने या घटने के लिए, या वो क्या करता है, कीमत को निर्धारित कर देता है, सप्लाई को निर्धारित नहीं कर रहा है कितनी बेचनी, कीमत को उसने निर्धारित कर दिया। अब कीमत को कैसे निर्धारित करेगा, तो मांग के अनुसार पूर्ति अपने आप समायोजित कर लेगा, जितना उसके पास ऑर्डर आएगा उतना सप्लाई कर देगा। तो वो क्या करता है, या तो पूर्ति को निर्धारित कर देता है, तो जितनी डिमांड होती है उसके अनुसार वो रेट कम ज्यादा करता है, या फिर वो कीमत को फाइनल कर लेता है, कीमत कर लेता है फाइनल, जितनी डिमांड आएगी उतनी सप्लाई कर देता है। दोनों चीजें वो एक साथ फाइनल नहीं कर सकते। तो एकाधिकारी या तो कीमत को फाइनल करेगा या पूर्ति को फाइनल करेगा। तो ये था आपका एकाधिकारी के बारे में सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं कि एकाधिकारी में एक फर्म जो होती है, जो उद्योग होता है, दोनों एक ही बात होते हैं, तो उसका समय कहां पर होगा, तो इसकी दो विधियां, समय वही होता है जहां पर उसको लाभ अधिकतम हो और वो उत्पादन की मात्रा में चेंज ना करना चाहिए। तो इसको दो विधियों से देखा जा सकता है, कुल लागत और कुल आगम विधि। पहली आपकी टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू मेथड, और दूसरा है आपका मार्जिनल एवरेज मेथड, सीमांत और औसत विधि। एक एक करके हम दोनों को स्टडी कर लेते हैं। कुल आगम और कुल लागत विधि क्या कहती है कि जहां पर आगम और लागत बराबर हो रही है वहां पर क्या होगा, एकाधिकारी का सामने होगा। इसको एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं।
यहां हमने लिया उत्पादन और यहां हमने लिया लागत और आगम और कीमत। अब आप देखिए कि जो कुल आगम होकर होता है, जो कुल लागत होकर होता है, ये एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु के ऊपर क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये है कुल आगम वक्र और सॉरी ये आपका कुल लागत वक्र, टोटल कॉस्ट, और तब बनाते हैं इसका टोटल रेवेन्यू कर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हमने देखा था कि टोटल रेवेन्यू का सीधा बनता है कि वो जैसे जैसे उसके उत्पादन बढ़ेगा उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये एक सीमा के बाद में घटना स्टार्ट हो जाता है। आपको कीमत कम करके ही आप क्या कर सकते हैं, अधिक क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। अब आप देखिए ये दो पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इन दोनों पॉइंट पे क्या हो सकता है, सामने हो सकता है या उद्योग का, इस पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है। ये दोनों नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉइंट हो गए आपके फर्म के सामने। अब फर्म उत्पादन कहां पे करेगी, यहां देखिए ये आपका टीसी है और ये आपका टीआर है। जब टीआर से टीसी ज्यादा है, कुल आगम से कुल लागत ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको क्या हो रही है, हानि। यहाँ पर उत्पादन नहीं करेंगे। यहाँ देखिए फिर आप वापस ये टीसी है, ये टीआर है, ये आपका क्या हो गया, लॉस का। यहाँ भी फर्म उत्पादन नहीं करेगी तो फर्म कहाँ उत्पादन करेगी, इससे पीछे कम उत्पादन करेगी तो भी उसको लॉस होगा, इससे अधिक उत्पादन करती है तो भी लॉस होता है। तो फर्म को कहाँ उत्पादन करना चाहिए, इन दो पॉइंट्स के बीच में उत्पादन करना चाहिए। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में उत्पादन कहां पर करेगी, जहां पर उसका लाभ अधिकतम हो रहा है। लाभ अधिकतम कहां पे हो रहा है, जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आगम में इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। ये वाला जो पार्ट है आपका, यहां क्या करेगा, वो उत्पादन को फाइनल करेगा, इतना उत्पादन करेगा ताकि उसका लाभ अधिकतम हो, क्योंकि एकाधिकारी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना। और यहां पर क्या है, लाभ ज्यादा है, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, डिफरेंस क्या होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा होगी कॉस्ट कम होगी तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। ये था आपका कुल आगम और कुल लागत विधि से फर्म का सामने। अब बात करते हैं सीमांत और औसत विधि से फर्म का सामने। यह एक टेबल बताई गई है आपको, यहां आपको क्वांटिटी दे रखी है, हम क्वांटिटी ज्यादा सेल करना चाहते हैं, 10, 11, 12, 13, 14। यहां पर आपको प्राइस फाइनल किया गया 30 रुपए से आप स्टार्ट करते हैं। अब एकाधिकारी को अगर वस्तुएं अधिक बेचनी है, डिमांड जनरेट करनी है, तो डिमांड जनरेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, तभी तो डिमांड बढ़ेगी। तो अगर एकाधिकारी अधिक वस्तु बेचना चाहता है तो उसको कीमतें कम करनी पड़ती है। उसने क्या किया, 30 से 29 कर दिया, और अधिक सेल करनी है 28 कर दिया, फिर 27 कर दिया, फिर 24 कर दिया। अब क्वांटिटी इंटू प्राइस, ये क्या हो गया, आपके टोटल रेवेन्यू। आप 10 रुपये बेच रहे हैं, 30 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, आपकी रेवेन्यू होगी, ये हमने लिख दिया। मार्जिनल रेवेन्यू आपने निकाली, मार्जिनल एकत्रित इकाई से क्या चार्ज हो रहा है, तो ये मार्जिन आ गया आपका। फिर हमने टोटल कॉस्ट, ये मान लो 10 इकाइयों की कॉस्ट आ रही है आपके 250, 11 पे आ गया 268, 285, 300, 313। इसी तरह हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाला, स्टार्टिंग में 0, ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पे आ गया, इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे ये निकल गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट को घटाकर हमारे पास क्या निकल गया, प्रॉफिट। एकाधिकारी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना। इस विधि के अनुसार फर्म का सामना कहां पर होगा, जहां एमसी और एमआर क्या हो जाए, आपकी बराबर हो जाए, वहां पर क्या होगा, फर्म का सामने होगा। तो अब देखो कहां पर बराबर होगा, यहाँ पर देखिए मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है, 17, और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 17। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इसको अधिकतम लाभ होगा, और यहीं पर फर्म का क्या होगा, सामने होगा। देखिए यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 51, यहाँ कितना है, 38 कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ बराबर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि एमसी और एमआर क्या हो, एक दूसरे को काटे और बराबर हो, तो उस बिंदु पे क्या होगी, फर्म सामने की अवस्था में होगी। तो ये था आपका दूसरा तरीका, इसको भी आप डायग्राम से देख लीजिए। ये मतलब क्या कहता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं, वहां पर क्या होगा, फर्म का सामने होगा।
चूंकि आपको बताया गया एकाधिकारी में मान वक्र कैसा होता है, गिरता हुआ होता है, यानी कि AR और MR वक्र कैसे होंगे, गिरते हुए होंगे। अगर अपने को एकाधिकारी को अधिक उत्पादन बेचना है या रेवेन्यू बढ़ाने का, उसको क्या करना पड़ता है, प्राइस डाउन करने पड़ते हैं। जैसे जैसे प्राइस डाउन होंगे रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। और कॉस्ट कैसी होती है, जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये होगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट, होगी एवरेज कॉस्ट। अब जिस बिंदु के ऊपर मार्जिनल और एवरेज एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर क्या होगा, फर्म का सामने होगा। उस पॉइंट के ऊपर फर्म क्या करेगी, अधिकतम लाभ कमाएगी। यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट कितनी और एवरेज रेवेन्यू कितनी, ये डिफरेंस क्या क्या रहेगा, लाभ का। तो ये था आपका मोनोपोली। इसका हमने विशेषताएं देखी, उसके बाद इसका उद्देश्य देखा जो कि प्रॉफिट मैक्सिमम करना होता है। उसके बाद हमने देखा कि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो या तो सप्लाई फाइनल कर सकता है या प्राइस फाइनल कर सकता है। अगर वो सप्लाई को फाइनल करता है तो मांग के अनुसार कीमत अपने आप फाइनल हो जाती है, डिमांड ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम प्राइस कम। अगर वो कीमत को फाइनल करता है तो मांग के अनुसार वो जितनी पूर्ति की आवश्यकता होती है उतनी सप्लाई दे देता है। फिर हमने देखा इसके सामने का निर्धारण, इसके दो मेथड आपको बताए गए, कुल आगम और कुल लागत और सीमांत और औसत वक्र विधि। कुल आगम और कुल लागत विधि में आपको बताया गया कि जहां दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस वक्र के द्वारा आपको बताया गया उत्पादन, यहाँ पर ये जो है टोटल कॉस्ट ज्यादा है, टोटल लॉस होता है, और यहाँ पर ये क्या है, आपकी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, यहाँ आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे आगे फिर आपको क्या होती है, हानि होती है। तो ये जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, लाभ का चक्कर, जो हमने इस मेथड से देखा। दूसरा मेथड आपको बताया गया सीमांत और औसत वक्र विधि, जिसके अंदर क्या बताया गया, जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं वहां पर क्या होगा, फर्म का सामने होगा, दोनों एक दूसरे को काटेंगे। फिर आपको इस टेबल के द्वारा बताया गया जहां ये दोनों बराबर हो गया, इसको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको हमने डायग्राम के द्वारा देखा, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर फर्म का सामने होता है। तो ये था आपका एकाधिकार और एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का सामने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।